नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। जो शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं होगा उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका व्याख्यान विधि, दूसरा है सामूहिक परिचर्चा, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट विधि और चौथा है आपका सहभागी विधि। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका शिक्षण विधि में प्रजातांत्रिक नहीं होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे व्याख्यान विधि, है ना। आपका लेक्चर मेथड जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण में के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका आग्रहण, दूसरा है आपका ज्ञान, तीसरा है व्यवस्थापन और चौथा है आपका अनुक्रिया। तो इनमें ब्लूम के जो वर्गीकरण का भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित नहीं हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, ज्ञान, है ना। नॉलेज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। जो शिक्षण का स्तर नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है आपका परावर्ती स्तर और चौथा है अभिप्रेरणा स्तर। तो इनमें से कौन सा जो है आपका शिक्षण का स्तर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका अभिप्रेरणा स्तर, है ना। मोटिवेशन जो लेवल है वो आपका यहाँ पे शिक्षण स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खाली स्थान के बीच की संगति है। यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उद्दीपन और किसके बीच संबंध बताएगा। पहला ऑप्शन है आपका अनुक्रिया, दूसरा है पशु, तीसरा ऑप्शन है पूर्व अनुभव और चौथा है आपका व्यवहार। तो अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और किसके बीच जो है आपकी संगति बताएगा, तो वो हो जाएगा अनुक्रिया, है ना। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करना या फिर प्रतिक्रिया देना। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा है निगमन, तीसरा ऑप्शन है आगमन और चौथा है आपका समस्या समाधान विधि। तो कौन सी शिक्षण विधि जो है प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। सृजनात्मकता के तत्व में जो सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है बारंबारता, विविधता, मौलिकता या विस्तारण, फिर दूसरा है आपका प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, तीसरा है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, फिर आपका सहकार्यता और चौथा है प्रवाह, विविधता, फिर मौलिकता और उसके बाद विस्तारण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सृजनात्मकता के तत्व का संबंध बताएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका प्रवाह, फिर उसके बाद विविधता, मौलिकता और उसके बाद विस्तारण। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा है आपका परहम और चौथा है आपका नार्सिसिज्म। तो इसे क्या नाम दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना। जिसमें 4-5 वर्ष का बालक जो है अपने पिता की अपेक्षा जो है अपनी माता से ज़्यादा प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो उसे फ्रायड ने क्या कहा इस परिवर्तन को, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा नियम थार्डाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है ना, उसके गौण नियम में जो शामिल नहीं है वो बताना है। पहला है आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है सदृश्यता का नियम, चौथा है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो थार्डाइक के सीखने के गौण नियम में कौन शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायता होना किस प्रकार के अधिगम के अंतरण का उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा है आपका द्विपार्श्विक अंतरण, तीसरा है क्षैतिज अंतरण और चौथा है आपका धनात्मक अंतरण, है ना। जो स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है वो कार चलाना सीख जाता है अपने पूर्व अनुभव करके, है ना, तो वो किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा, तो वो हो जाएगा आपका धनात्मक अंतरण, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण संबंधी अक्षमता, है ना, जो आपका कम्युनिकेशन संबंधी जो आपका डिसेबिलिटी है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका डिसलेक्सिया, दूसरा है आपका डिसकैलकुलिया, तीसरा है डिस्फेसिया और चौथा है आपका डिसग्रेफिया। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता कौन सा हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने कई बार इसे पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा डिसफेसिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है संवर्धन उपागम, दूसरा है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, तीसरा है व्यक्तित्व अनुदेशन, चौथा है आपका त्वरण उपागम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका व्यक्तित्व अनुदेशन, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, जो कथन सत्य नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, दूसरा कहता है विकास एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तीसरा है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और चौथा है आपका वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन जो होगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी सही नहीं होगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, यही आपका यहाँ पे क्या होगा, सत्य नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्र विशेष में बालकों की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। कोई क्षेत्र विशेष में जो बालक की विशिष्ट योग्यता है ना और उसकी विशिष्ट क्षमता को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका अभिक्षमता, दूसरा है रुचि, तीसरा ऑप्शन है मूल्य, चौथा है आपका अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका अभिक्षमता, है ना। अभिक्षमता यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है आपका संवेगात्मक गामक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है ना, जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है उसके गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा है आइसेक, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा है आलपोर्ट। तो इनमें से कौन सा जो है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, वो होगा आपका फ्रायड। ऑप्शन नंबर 3 फ्रायड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। जो समस्या समाधान में बाधक नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका चिंता, दूसरा है नकारात्मक मानसिक वृत्ति और चौथा है आपका, तीसरा है सूझ और चौथा है आपका भ्रमाश, है ना, भ्रमाशा, है ना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा जो होगा समस्या समाधान में बाधक नहीं होगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका सूझबूझ, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूझ जो होगा
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवेग है ना, कौन सा जो होगा आपका संवेग है उसको बताना है। पहला है आमोद, दूसरा है ध्यान, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका उद्दीपक और चौथा है आपका स्मृति। तो इसमें से कौन सा एक संवेग हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या, आमोद है ना, आमोद जो होगा यहाँ पे आपका एक संवेग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, FIACS, FIACS ये दिया है आपका FIACS के एक साथ मूल रूप से कौन सी संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका फ्लैंडर, दूसरा है मॉरिसन, तीसरा है हर्बर्ट, चौथा है आपका लिपिड। तो FIACS किससे संबंधित हो जाएगा मूल रूप से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, फ्लैंडर है ना, ऑप्शन नंबर 1 फ्लैंडर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है ना, प्रश्न कौशल के लिए जो सही नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बढ़ाना, दूसरा है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना और चौथा है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो प्रश्न कौशल में कौन जो होगा सही नहीं होगा ये पूछा गया, तो कौन सही नहीं होगा, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्न की संख्या को बढ़ाना, यही जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है ना, कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। पहला ऑप्शन है आपका निर्धारण मापनी, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि TAT बोलते हैं ना, इसको TAT के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो उसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। तो कौन सा इसमें से प्रक्षेपी तकनीकी हो जाएगा आपके पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, तो वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है प्रबोधन, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है आपका आयोजन, चौथा है अनुवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका उद्भवन है ना, उद्भवन आपका यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका ध्वनिग्राम, दूसरा है वाक्य विन्यास, तीसरा है अर्थ विज्ञान, चौथा है आपका रूपग्राम। तो बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी यूनिट को आप क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, ध्वनिग्राम है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका ध्वनिग्राम जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है और चौथा है इसे कौन बता सकता है और चौथा कहता है सही उत्तर बताइए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके अच्छे ढंग से अनुमानित होना चाहिए ना सृजनात्मक चिंतन के लिए, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा इसे कितने भिन्न तरीकों से आप जो है हल कर सकते हैं ना, ये आपका क्या होगा सृजनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण है ना, जो माइक्रो टीचिंग है सूक्ष्म शिक्षण है बोलता है। पहला ऑप्शन है अश्रेणीय शिक्षण, दूसरा है आपका प्रभावशाली शिक्षण, तीसरा है आपका मूल्यांकन शिक्षण और चौथा है वास्तविक शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे अश्रेणीय शिक्षण है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका सही जोड़ी यानी कि सुमेलित करने के लिए दिया है पहली सूची और दूसरी सूची, ए सूची और बी, जिसमें पहली ए सूची में बोला गया है हल
मैकडोगल, दूसरा है फ्रायड और लास्ट में दिया है मास्लो। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो कौन सा हो जाएगा, हल किसका हो जाएगा, हल क्या होगा, तो इसमें से सही जोड़ी कौन सा हो जाएगा हल का, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रणोद आकलन सिद्धांत है ना, हल ने दिया था तो ये एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैकडोगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मैकडोगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ना, दूसरा जो हो जाएगा। और फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो फ्रायड का हो जाएगा आपका मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और लास्ट में बच गया मस्लो, तो ये हो जाएगा आवश्यकता सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका पहले का क्या हो जा रहा है, पहले का आपका फोर्थ आ रहा है, यानी कि फोर्थ तो इस ऑप्शन में भी है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है ना। तो ये तो आपका तीसरा डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ पे आपका हल क्या है, तो ये हो गया, ये हो सकता है या ये हो सकता है। दूसरा है आपका मैकडोगल, मैकडोगल का क्या है आपका मूल प्रवृत्ति, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बचा आपके पास 1 और 4 है ना। और तीसरा ऑप्शन है फ्रायड, फ्रायड का क्या हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा है ना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा जो है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा जो होगा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका अभ्यास का सिद्धांत है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका अभ्यास सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत AR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण, जो SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अभिप्रेरक, दूसरा है उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार, चौथा है अंतर्नोद। तो इनमें से कौन सा जो है थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में शामिल नहीं है ना, महत्वपूर्ण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा है श्रृंखला अधिगम, तीसरा है आपका प्रत्यय अधिगम, चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम। तो किसे सबसे निचले स्थान पर रखा है, सबसे निम्न में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंखला अधिगम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, जो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव होता है वो किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन कौशल, दूसरा ऑप्शन है आपका समापन कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल और चौथा है प्रस्तावना कौशल। तो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण हो जाएगा, तो वो होगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, जो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रतिपुष्टि, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे पुनर्बलन, तीसरा है माध्यम, चौथा है अंतःक्रिया। तो कौन सा जो ऑप्शन है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका पुनर्बलन है ना, पुनर्बलन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बहुत हेल्प देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।